प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का चैप्टर सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपके दिया हुआ है ए लिमिटेड एवं उसकी सहायक बी लिमिटेड की 31 मार्च 2019 का चिट्ठा यानी बैलेंस शीट दे रखी है। एच यानी होल्डिंग कंपनी, एस यानी सब्सिडियरी कंपनी दे रखा है। बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, इधर 4 लाख है। 10 रुपए का एक शेयर है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा और ये 1 लाख हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स, जनरल रिजर्व दे रखा है, केवल सब्सिडरी कंपनी में है। P&L दे रखा है, दोनों का है। और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन 26,000 इक्विटी शेयर, ये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम होल्डिंग कंपनी का है, तो एज इट इज वापस लिख दिया जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्रेडिटर दे रखे हैं, तो टोटल 4 लाइबिलिटीज आपके हैं। एसेट्स में देखते हैं, तो एसेट्स में आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, 4 तो फिक्स एसेट्स होगी। आगे देखें, आगे आपके दिया हुआ है 36,000 इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, तो ये 3,90,000 जो है ना, ये आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। सीबीएस में इसको लिखा नहीं जाता है। और 36,000 शेयर है, कितने में से? 40,000 में से। तो 36,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, तो 90% आता है। तो 90% का मतलब एच कंपनी तो हो गया 90% होल्डिंग, और 10% क्या हो जाएगा? एमएसआई। ठीक है ये बात। उसके बाद में स्टॉक है। अब इसके बाद में देखो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, कितना? 35,000। ठीक है ये बात। उसके बाद में आगे तो ये इस पे आप MT लिख दो, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है ये। सही है ना? ए की बुक में लिखा हुआ है बी के लिए, फिर डेटर लिखा हुआ है दोनों में, और कैश एट बैंक लिखा हुआ है। तो ये 35,000 म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, ये याद रखना है। MT लिख लो। क्वेश्चन सवाल पूरा समझ में आ गया पढ़ने में? आगे अन्य सूचनाएं क्या है वो देखो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे पढ़े, हिंदी वाले मेरे साथ देखें। आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत चिट्ठा तैयार करना है। फर्स्ट, पहली बात क्या कहता है? ए लिमिटेड द्वारा बी लिमिटेड के अंश 1 अप्रैल 2018 को क्रय किए गए थे। उस समय बी लिमिटेड के संचय 25,000 यानी ओपनिंग, और लाभ हानि के विवरण का धनात्मक शेष यानी प्रॉफिट 5,000, तो ये भी ओपनिंग। और 1 अप्रैल को खरीदा गया है, तो प्री और पोस्ट, तो प्री में तो हो जाएगा नील, क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा गया है। वर्ष के प्रारंभ में है तो प्री तो नील हो गया, पोस्ट में ऑल हो जाएगा। एक बात। दूसरा, ये दोनों ही ओपनिंग जनरल रिजर्व और ओपनिंग P&L दे रखे हैं, जो NW में लिखे जाते हैं। सही है ये बात भी, दोनों जोड़े जाते हैं NW में। सेकंड पॉइंट, बी लिमिटेड ने अंशों का मूल्य निर्धारित करते समय प्लांट और मशीनरी, जो उस समय 2,25,000 रुपए पुस्तक मूल्य पर थी, 2,70,000 रुपए पुनर्मूल्यांकित की गई। रीवैल्यूएशन हमने कल सीखा था, रीवैल्यूएशन यहाँ पे आता है। फर्नीचर जो पुस्तक में 30,000 रुपए था, प्रदर्शित था, 18,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। तो दोनों में ही हमें बैलेंस शीट में ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि ये पहले कितने का था। कौन? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ था? 2,25,000 दिया हुआ था, जिसको 270 किया, तो इसमें तो प्रॉफिट दिख रहा है। फर्नीचर 30,000 का था, उसको 18,000 किया, उसमें लॉस दिख रहा है। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन भी हो गया और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन भी हो गया। नए पुस्तक मूल्य पुस्तकों में समाविष्ट नहीं किए गए थे, तो बैलेंस शीट में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा वो कहता है। तो दो, ये पूरा जो पॉइंट है ना, उसमें दो बातें निकल के आते हैं। एक तो आपको कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। एक पॉइंट तो क्या होता है? P&L ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना होता है डेप। दो पॉइंट आपको कैलकुलेट करने होते हैं। ये हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें भी सीखा था, आज वापस उसमें रिपीट हो जाएगा। आगे थर्ड पॉइंट, बी लिमिटेड द्वारा ए लिमिटेड से क्रय किए गए माल में से 70,000 रुपए का माल अभी भी स्टॉक में है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लागत पर 25% जोड़कर बेचा था। तो ए लिमिटेड ने बेचा था, तो होल्डिंग कंपनी बेच रही है। तो होल्डिंग कंपनी बेच रही है, तो 70,000 इंटू
25/125 तो 14,000 ये आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, यूआरपी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट केवल किस में से घटाना है? सीपी में से घटाना है, क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी बेचती है तो सीपी में से घटाया जाता है, और जब सब्सिडरी कंपनी बेचने वाली होती है तो दोनों में से घटाया जाता है प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इस क्वेश्चन को, पेपर में पहले भी आया हुआ है एमडीएसयू में 2015 में। स्टार्ट करें प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए, और सभी को ये राय है कि आप एक बार वापस पूरा क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करके दोबारा यहां तक जरूर पढ़ें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आप स्टेप 1 से स्टार्ट कर दें। स्टेप 1 में हम लिखते हैं होल्डिंग और एमएसआई, इनका परसेंटेज लिखते हैं, तो 90% और 10%। नंबर 2 प्री और पोस्ट, ये हम लिखते हैं, तो प्री में तो निल है क्योंकि 1 अप्रैल को खरीदा, पोस्ट में आपके ऑल हो जाएगा। ये दो बातें प्रश्न स्टार्ट होते ही हमें सबसे पहले चेक करनी होती है। नंबर 3, अब जैसे ही आपके नंबर 3 की बात आती है तो यहां पे अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक वर्किंग नोट हमारा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीन। तो प्रश्न में ये कहा था कि ये पहले कितनी थी? हाँ बेटा, 2,25,000, और अब कितनी है? 2,70,000। ये ओल्ड वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है, तो इसमें क्या दिख रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसमें से इसको घटा दो, कितना आता है? 2,70,000 में से 2,25,000 जाएंगे, 45,000। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो गया। क्लियर? अब प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आने के बाद में आपको इसी का ही एडिशनल डेप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि जब संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो हमें यह देखना होता है कि उस पर डेप भी तो बढ़ेगा ना। तो इसके लिए हमें एक बार बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं। प्यारे बच्चों ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे दिया हुआ है और सब्सिडरी कंपनी का दे रखा है 1,95,000, और इसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो आपके दिया हुआ था 2,25,000। ये ओपनिंग बैलेंस था। तो अब आप ये समझने की कोशिश करें कि ये 1 अप्रैल को था और ये 31 मार्च को है। समझ में आता है? तो ऑब्वियस है नेचुरल कमी जो हुई वो डेप्रिसिएशन है। 2,25,000 था, 1,95,000 हो गया, तो नेचुरल डेप जो है कितना लग गया? 30,000 का डेप लग गया। समझ में आता है? ये ओल्ड डेप हो गया, ओल्ड डेप। क्लियर? तो न्यू डेप कितना होगा, या जिसको हम एडिशनल डेप निकालना है तो उसकी प्रोसेस आएगी। तो अब इसका रीवैल्यूएशन कितने पे हुआ है बताना? रीवैल्यूएशन 2,25,000 वाले का कितने पे हुआ? 2,70,000 पे हुआ। सही है ना? तो अगर 2,70,000 है तो उसका डेप कितना होगा? तो वो कैसे निकलेगा? 30,000 डेप है कितने पे? 2,25,000 पे। सही लिखा मैंने? हमने निकाला ना कि 2,25,000 था, 30,000 डेप लग गया, अब 1,95 है। क्लियर? तो 30,000 का डेप 2,25,000 पे है, तो बताओ 2,70,000 पे कितना होगा? तो इंटू 2,70,000 आ जाएगा। गणित बताना कितनी होती है इसकी? हाँ बेटा, 35,999.99। सही है। इसको हम 36,000 कह सकते हैं, तो और करके हमने इसको कहा 36,000। तो अब आप देखो, आपने तो डेप ओल्ड डेप लिया था, वो तो 30,000 ही था, जबकि रीवैल्यूएशन से आपका डेप कितना आता है? 36,000। तो इसका मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा डेप आपको और कितना लेना पड़ेगा? 6,000 एडिशनल डेप लेना पड़ेगा। समझ में आया मेरे? किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। पक्का? करते हैं इसको सॉल्यूशन में लेते हैं।
तो प्यारे बच्चों, एडिशनल डेप्थ कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखें। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि आपके ओल्ड डेप्थ कितना था। तो यहां पे मैं लिखता हूं ओल्ड डेप्थ। तो ओल्ड डेप्थ के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2,25,000 आज आपके न्यू ओपनिंग बैलेंस था, है ना, 1 अप्रैल का, ये सवाल में दिया हुआ है। लेस 31 मार्च का जो बैलेंस था वो कितना है, वो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,95,000। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 2,25,000 था वो अब 1,95,000 हो गया। तो जो कमी हुई वो डेप्रिसिएशन से हुई, वो आपके 30,000 हो गया। ये आपके ओल्ड डेप हो गया। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमारे हिसाब से न्यू डेप कितना होता है, तो हमने कहा न्यू डेप की गणित निकाली। तो न्यू डेप के लिए अपने को क्या करना है, रिवैल्यूएशन इसका हुआ 2,70,000 पे, सही है। तो इसका मतलब हमें 2,70,000 पे डेप निकालना है, सही है। तो इनटू पुराना डेप था 30,000, वो कितने पे था, 2,25,000 पे। ये हमने अनुपात लिया है, समझ गए। 2,25,000 पे डेप लगता है 30,000, तो एक पे डेप लगेगा 30,000 बट्टे 2,25,000, तो 2,70,000 पे डेप लगेगा बराबर। ये गणित का सवाल किया हुआ है ना, तो करने से कितना आता है 36,000। ये आपका न्यू डेप आ गया, सही है। तो दोनों का जो अंतर है वो एडिशनल डेप हो जाएगा। एडिशनल डेप कितना होता है, हाँ बेटा, 6,000, 36,000 माइनस 30। कोई दिक्कत बेटा, आसान है। ये 6,000 एडिशनल डेप आया। इसका एक तरीका और आप देख लें जो आपके काम आ सकता है। तो एडिशनल डेप बराबर, तो रीवैल्यूएशन हमारा कितना हुआ था, प्रॉफिट कितना आया, यानी एक्स्ट्रा रीवैल्यूएशन हुआ 45,000 का। ये देखो यहाँ पे इस जगह पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 45,000 हुआ, तो इसी पे तो एक्स्ट्रा डेप लगेगा। तो 45,000 इंटू 30,000 बट्टे 2,25,000, तो ये आपके आता है 6,000। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे सर सीधा यही कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो निकालना ही पड़ेगा 30,000 का डिफरेंस, सही है ना। डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही लगाना है। तो ओल्ड और न्यू करके भी निकाल सकते हैं, ये आपकी सुविधा है। बस यहाँ पे कितना ही तो चेंज करना पड़ता है, 270 की जगह पे 45 लिखते हो, बाकी सेम। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। एक और तरीका होता है, आप क्या करो, इस 30,000 का 2,25,000 से परसेंटेज निकाल लो। निकालना 30,000 बट्टे 2,25,000, 30,000 डिवाइड बाई 2,25,000 इन 200, कितना होता है, कितना परसेंट आया, 13.3333 आया, यही तो आया ना। अब आप इसको 30,000 का 13.333 निकाल दो। 30,000 सॉरी 45,000 का 45,000 इंटू 13.3333%, 6,000 आता है ना। तो वो तीसरा तरीका हो गया। एक ही चीज चल रही है, मैं कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं। अनुपात यूज करना है पीछे का। आप 30,000 बट्टे 2,25,000 इंटू 100 करते हो, तो इसका मतलब आपने पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, फिर उस परसेंटेज को आपने यूज में ले लिया। अब आगे जब हम सवाल करेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ होगा। तो जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ होता है ना, तो सवाल आसान हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या है, ओल्ड देखना पड़ता है, तो बात तो वही है सारी। तो तीनों ही तरीके से आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप इस तरह के सवाल में इस तरीके को आप आराम से अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आता है ये तो, है ना, अच्छे तरीके से। चलो आगे, दोनों चीजें हो गई। किसके बारे में हुई है ये, प्लांट एंड मशीनरी पे हुई है। अभी एक और बाकी है ना, कौन, फर्नीचर, नंबर 2। तो फर्नीचर में पहले क्या मूल्य था और अब कितना है, 18। तो 30,000
ओल्ड वैल्यू था, सही है। और आज का वैल्यू रीवैल्यूएशन जब हुआ तो उसका करा क्या, 18,000। तो यहां तो कम हो गया, कम हो गया तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 12,000। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये क्या है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लेकिन जब लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो भी डैप होता है। आप कहोगे सर उस पर डैप क्या, तो उसको बोलते हैं सेविंग इन डैप। यानी अब चूंकि वैल्यू कम हो गया तो डेप्रिसिएशन कम होगा, तो डेप्रिसिएशन कम होता है तो खर्चा लॉस होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है ना, खर्चा होता है, तो वो खर्चा कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेविंग इन डेप। क्या बोलते हैं, सेविंग इन डेप। तो वो कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। सबसे पहले ओल्ड डेप, तो आपने इसका ओपनिंग बैलेंस वही सेम बैलेंस शीट में चलते हैं, एक बार देखते हैं उसको। फिर बच्चों देखिए फर्नीचर, बैलेंस शीट में आपके फर्नीचर दिया हुआ है, ये रहा 25,000। ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, सही है। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 30,000। ये हमें दिया हुआ था प्रश्न में कि ये 30,000 था जिसको हमने 18,000 कर दिया है, सही बात है। तो 30,000 से 25,000 हो गया, इसका मतलब 5,000 डेप्रिसिएशन लगा। तो सबसे पहले डेप ब्रैकेट में लिख दो ओल्ड, तो ओल्ड डेप हुआ 30,000 माइनस 25,000 यानी 5,000, सही है। अब आता है न्यू डेप, तो न्यू डेप कैसे निकालोगे, रीवैल्यूएशन में उसकी कितना लॉस हुआ, 12,000 का, और वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 18,000। तो अगर इसका वैल्यू 18,000 होता जो दिया हुआ है प्रश्न में, उसने कहा ना स्टार्ट से उसको 18,000 लेना है, तो 18,000 होता तो उस पर डेप कितना होता, तो 5,000 बट्टे 30,000, 3,000। तो न्यू डेप 3,000 है, ओल्ड डेप 5,000 है, तो इसका मतलब डेप कम हो गया। कितना कम हो गया, 2,000। ये आपका सेविंग हो गया, सेविंग इन डेप। समझ में आता है, सेम तरीका है, सेम सवाल है, संख्याएं कम होगी और है कुछ नहीं। यहां पे रीवैल्यूएशन 270 लिखा था ना पहले, अब यहां पे रीवैल्यूएशन 18,000 हो गया तो 18,000 लिख दो। ये ओल्ड डेप है और ये आपके वैल्यू है, ओपनिंग वैल्यू है। तो इस तरीके से है। अगर आप मान लो कोई कहता है बच्चा सर कि इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, तो यहां पे रीवैल्यू प्राइस है, रीवैल्यू, ये आपका डेप है, ओल्ड डेप, और ये आपके 30,000 क्या है, ओपनिंग वैल्यू, सही है ना। तो डेप अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू रीवैल्यू, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, फॉर्मूला अगर याद रखना चाहें तो। वैसे समझ के हिसाब से देखे तो भी हो जाएगा। देखते हैं अब इसको सवाल में लेते हैं। तो ओल्ड डेप के लिए बच्चों सबसे पहले हमारे दिया हुआ था 30,000 इसकी वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू है 25,000, तो 5,000 इस पे आपके डेप आ गया, ओल्ड डेप, सही है। अब न्यू डेप निकालना है तो लिखिए न्यू डेप। तो न्यू डेप के लिए रीवैल्यूएशन उसका 18,000 पे हुआ, तो ये रीवैल्यू प्राइस होगी, इनटू कौन सा परसेंटेज यूज करेंगे डेप का, तो हम कहेंगे सर 5,000 बट्टे 30,000 यूज करो, सही है ना। ये अनुपात हो गया पुराने के हिसाब से, तो कितना आता है 3,000। ये आपका न्यू डेप हुआ, यानी हमारे नए मूल्य के हिसाब से डेप्रिसिएशन 3,000 होता है, जबकि हमने ले कितना रखा है 5,000, तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी 2,000। ये आपका सेविंग इन डेप हो गया, सेविंग इन डेप, क्लियर। सेविंग इन डेप प्रॉफिट में जोड़ा जाता है, क्लियर। और ये जो ऊपर था ना एडिशनल डेप, ये आपके प्रॉफिट में से घटाया जाता है। ये दो समायोजन आपके इस पॉइंट में सबसे बड़े थे
जो रीवैल्यूएशन होने पर आपके आते हैं। अब चूंकि दो एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ तो दो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और दो बार ही डेप कैलकुलेट इसमें अपने को करना पड़ा। तो दिक्कत कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं। स्टेप कितना हो गया ये, चौथा लेना है। स्टेप 4, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड का करंट ईयर प्रॉफिट लेना है। तो अब आप सबसे पहले देखो, इसमें आपके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, दिए हुए ना, तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पी एंड एल। तो प्रश्न में देखो, क्लोजिंग जो है ना वो तो बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है, कहां पे, बैलेंस शीट में। और ओपनिंग जो है वो कहां दिया हुआ है, नीचे प्रश्न में दे रखा है। बोलो कितना कितना है, अमाउंट बताना। हाँ बेटा, 30,000। ये आपका कौन सा है, क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना है, पीएनएल का ही बोल रहे हो ना, 5,000। बहुत अच्छे। तो 5,000 ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, सही है, पीएनएल का। तो डिफरेंस कितना है बच्चों, 25,000। ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट आ गया। अब इस करंट ईयर प्रॉफिट आने के बाद में अपने को क्या करना है, समायोजन करना है। किसका समायोजन करना है बच्चों, डेप्रीशिएशन है एडिशनल डेप, तो लिखो लेस एडिशनल डेप। तो एडिशनल डेप कितना दे रखा है अपने को, 6,000। तो 6,000 क्या करना है, माइनस करना है, ब्रैकेट में लिख दिया, और प्लस क्या करना है, सेविंग इन डेप। सही है, कितना है सेविंग इन डेप अपने, 2,000 है, तो ये आपके ले लेते हैं। और कोई बच्चों इसमें, इतना ही है। जनरल रिजर्व का बैलेंस देखो तो क्या है, पहले जनरल रिजर्व कितना था, अब कितना है, हाँ, इसका मतलब जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। ओपनिंग बैलेंस था 25,000 और बैलेंस शीट में दे रखा है 1,00,000, तो ट्रांसफर किया ना, तो लिखो प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बच्चों एक बार आप ध्यान से सुने, देखो बैलेंस शीट से नीचे लिखा हुआ है 25,000, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 1,00,000। क्लोजिंग बैलेंस होता है 31 मार्च 2019 को, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ। इसी का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, जो अपने को बैलेंस शीट में नीचे दे रखा है, ये ओपनिंग बैलेंस। तो आपसे अगर कोई पूछे भैया ये था तो 25,000 ओपनिंग, अब हो गया 1,00,000, तो इसमें 75,000 रुपए कहां से आए, तो हम क्या कहेंगे सर, पी एंड एल से आए, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर कहां से होता है, पी एंड एल से। तो हम जोड़ते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 75,000, जितना भी आप ट्रांसफर कर देते हो वो जोड़ दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो। जनरल रिजर्व कभी भी दे रखा हो तो आपको ये पॉइंट लेना है, पहले भी हम कर चुके हैं, सवालों में कर चुके हैं ना बच्चों, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये आपके और लेना है। अब टोटल लगा है इसका यहां तक का कितना था, 96,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां तक की हो जाती। इस पे स्टार लगा लेना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमेशा चेक करना है कि है कि नहीं है। अब इसके बाद में इस प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे, है ना, कौन कौन सा, प्री और पोस्ट। तो आप कहोगे सर प्री में तो नील है, कोई दिक्कत नहीं है, नील लिख के छोड़ दो। पोस्ट के कितने हुए, ये सारे ही हो गए ऑल, तो ये 96,000 सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसके फिर दो टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, होल्डिंग कंपनी और एमएसआई।
इन दो हिस्सों में बांटते हैं। तो होल्डिंग का 90% और एमएसआई का 10%। तो कितना होता है बच्चों? हाँ बेटा, 86,400। ये तो 90% हो गया और 10% हो गया 9,600। ये तो एमएसआई में प्लस हो जाएगा और ये सीपी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। हो गया ना ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके आगे अगला पार्ट शुरू करते हैं। कितना नंबर पॉइंट? 5वां। क्या पॉइंट होता है, नाम बताओ? नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। और इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल एस कंपनी की। बिना देखे सबसे पहले ये ढूंढना शुरू कर दो। कितना आता है बेटा? 4,00,000। 40,000 शेयर थे ना, तो 4,00,000। अब इसमें ऐड, देखो मैं क्या लिखता हूं, ओपनिंग जनरल रिजर्व, ऐड ओपनिंग पी एंड एल, ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये फिक्स नाम है जो इसमें सबसे पहले लिखे जाते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास यहां पे है ऐड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और लेस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है, उस फॉर्मेट से हमने सीख के लिए हुआ है। रूल्स बताया था, तो बताया था ये सारी चीजें देखनी होती है, क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व कितना था, ओपनिंग बैलेंस बताना बेटा। 25,000 ओपनिंग बैलेंस है ये। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस 5,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नील। उसके बाद में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना है? 45,000। ये प्लांट एंड मशीनरी का है, आप यहां पे लिख दे पी एंड एल, पी एंड एम, प्लांट एंड मशीनरी। और ये आपके फर्नीचर का है, कितना है? 12,000। तो 12,000 देखो, मैं मेरी बात ध्यान से देखें, माइनस में लिखा है, ब्रैकेट बना देना। तो टोटल बताओ कितना आता है? 4,63,000। आसान है बच्चों, 4,63,000। ये आपका NW आ गया, नेटवर्थ। इस नेटवर्थ के कितने टुकड़े करते हैं बच्चों? 2। कौन कौन से? होल्डिंग कंपनी और एमएसआई। एमएसआई यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो होल्डिंग कंपनी 90%, ये 10%। कितना कितना आया? 4,16,700। ये कहाँ काम में आता है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व में काम में आता है, और ये एमएसआई में प्लस हो जाता है। कितना है इसका? 46,030। ये गणित हमने यहाँ पे निकाल ली तो दोबारा से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, वरना जहां पे आप इसको लेते हो वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक जगह पे तो गणित निकालनी पड़ेगी, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। इससे अपने को आगे के जो रास्ते होते हैं ना, वो भी खुल जाते हैं। छठा पॉइंट, 5 हो गए ना पहले। छठा पॉइंट क्या होता है? गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। इसका फिक्स फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, बताओ क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ। यदि आपके प्लस आए तो गुडविल, और यदि माइनस आए तो कैपिटल रिजर्व। ये रूल है इसका। तो अब आप इसी फॉर्मेट पे चलो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दी हुई थी 3,00,000, दिया हुआ था ना 3,90,000। हमने सवाल पढ़ा था तब लिया था। माइनस नेटवर्थ कितना है? 4,16,700। यहां पे माइनस में आता है कितना? 26,700। तो माइनस का 26,700 या कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना हो गया आपका? 26,700। माइनस लगाना जरूरी नहीं है, ये तो एक जनरल गणित की बात है। तो जब सवाल का आंसर आता है तो ये माइनस नहीं लिखना है, ध्यान रखना है केवल, ठीक है ना? क्योंकि कैपिटल रिजर्व हमारे माइनस को ही बोलते हैं।
आंसर ये भी दिया हुआ था। अब 7वां पॉइंट क्या होता है? एमएसआई, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो एमएसआई में सबसे आसान है, 2 पॉइंट जोड़ने होते हैं, एक एनडब्ल्यू और 2 पीएपी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पाप, है ना। तो नेटवर्थ इसकी कितनी थी? 46,300, और पाप कितना है? 9,600। ये ऊपर हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, पीछे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। कितना? 55,900। ये भी आंसर दिया हुआ है क्या? ये लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा सीबीएस में, और ये कैपिटल रिजर्व आया था ना, ये भी लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, कैपिटल रिजर्व। और अब लास्ट 8वां पॉइंट, सीपी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लेना होता है, और इसमें भी फिक्स रूल है। 1 नंबर पीएनएल ऑफ एच, 2 नंबर पीएपी ऑफ एच, और ये दोनों जोड़ने हैं, और जोड़ने के बाद में इसमें से लेस करना पड़ता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो वो हमने कैलकुलेट किया था ना, कितना था? 70,000 इंटू 25/125, यही तो था। तो 14,000 घटाना है, घटाने पर आपके यहाँ पे वैल्यू आएगी। हो गया बच्चों? संख्याएं बताओ। अब मैंने सवाल फॉर्मेटिंग तो ले ली, और यही चीज होती है स्पीड में सवाल करने का तरीका, ये होता है कि आपको सारी चीजें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। अब ये आएगा, अब ये आएगा, फिर संख्याएं लिखनी है। होल्डिंग कंपनी का पीएनएल कितना है बैलेंस शीट में मिलेगा? 1,40,000, सही है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इसका हिस्सा कितना आया? हाँ बेटा, 86,400। टोटल 2,26,400 माइनस 14,000 कर दो, कितना आता है? 2,12,400, और ये भी आपके लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। वर्किंग नोट हो गए सारे। अब बनाते हैं सीबीएस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फॉर्मेट ले लो ऐसे सीधा सीधा। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया, और ये ऊपर हेडिंग लिख दो सीबीएस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब हम सीबीएस बनाते हैं तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और ब्रैकेट में आप लिख दें एच, यानी होल्डिंग कंपनी की कैपिटल कितनी है वो बताएं। कितना दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी की? 10 लाख। बिना कोई सोच संकोच के लिख दो 10 लाख। कोई दिक्कत आई क्या लिखने में? और हमेशा ऐसे ही करना है। नंबर 2, उसी की बैलेंस शीट देखो क्या दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में नंबर 2 पे आपके कुछ लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर क्या लिखा है? जनरल रिजर्व है होल्डिंग कंपनी का, नील है ना, तो उसको लेना नहीं है। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है? पीएनएल दिया हुआ है, तो पीएनएल का नाम अब सीपी हो जाता है, तो लिखिए सीपी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर कितना है इसका? 8, उन मेंशन कर दो, और अमाउंट कितनी है? 2,12,400। मैं लाइन से चल रहा हूं, देखो उसी बैलेंस शीट में अगली नाम देखो क्या है उसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है ना, तो सेम एज इट इज वापस आ जाएगा। नंबर 3 सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें भी होल्डिंग कंपनी का आता है, कितना है? तो 1,30,000। सही चल रहा है। आगे उसी बैलेंस शीट में चौथे नंबर पे क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर दिया हुआ है। अब क्रेडिटर लिखने से पहले 2 बातें लिखनी है। पहले एक तो आपके एमएसआई, वर्किंग नोट नंबर क्या है? 7,
अमाउंट 55,900। और पांचवा कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 6। तो छठा, सातवां और आठवां तीनों वर्किंग नोट कितना आता है? 26,700। अब आता है छठा पॉइंट, लास्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, है ना। तो क्रेडिटर में होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी दोनों जोड़े जाते हैं, एक बात। और यदि कोई म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो तो उसको घटा दिया जाता है। तो यहां पे इस प्रश्न में आपके देखो दोनों की टोटल कितनी दे रखी है, होल्डिंग और एमएसआई की 1,95,000 और 1,50,000, दोनों की टोटल लगाओ तो कितनी होती है? 3,45,000 माइनस एमटी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन कौन सा है? हमने एडवांस पढ़ा था ना, एडवांस टू बी लिमिटेड लिखा हुआ था 35,000, तो वो घटाना है। तो एक बार मेरे को संख्याएं सारी बोल दो तो मैं आज लिख देता हूं यहां पे। 1,95,000 ये तो होल्डिंग का हो गया, 1,50,000 ये सब्सिडरी का हो गया, माइनस म्यूचुअल ट्रांजैक्शन 35,000। आप सवाल में देखिए लिखा हुआ था एडवांस, मैंने कहा था ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन दोनों तरफ कटता है, कितना आया इधर? 3,10,000। अब आप टोटल लगाएंगे और ये इसी तरीके से हमेशा सारे सवाल, और एक लाइन छोड़ के लिया करो, बाय चांस कोई संख्या भूल जाते हो तो बाद में लिख दो। कितना आता है? 17 लाख आंसर दिया हुआ है, बस यही तो सवाल है, आंसर आ गया। बैलेंस शीट में दिक्कत ही नहीं है। अब ऑब्वियस है कि दूसरी तरफ भी 1735 तो लाना ही है, तो जब अपने को पता है कि 1735 आना है तो गणित तो हम निकाल ही लेते हैं कैसे आएगी। अब दूसरी तरफ जब आते हो एसेट्स की तरफ, तो उस एसेट्स में भी नंबर 1 एक एक करके लाइन से चलो, पिछली बैलेंस शीट देखो। एक नंबर पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग में होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी, ये दो ही पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांजैक्शन इसमें होता नहीं है, रीवैल्यूएशन इसमें होता नहीं है। तो दोनों की जोड़ लगाओ, कितना होता है? 1,75,000 और 1,25,000 कितना होता है? 3 लाख। सही है, संख्या बताना एक बार। 1,75,000 और 25,000, आसान है ना। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी, पी एंड एम। तो इसमें भी होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी माइनस, यहां पे डेप था, एडिशनल डेप, है ना। तो वो यहां पे देखो होल्डिंग कंपनी का कितना दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले तो वो बोल दो। 3,50,000 सही लिखा है। प्लस सब्सिडरी कंपनी में रीवैल्यूएशन वाला लिखते हैं 2,70,000, कौन से वाला? रीवैल्यू, सही है। माइनस इसमें एक अपने को करना पड़ेगा एडिश आपके न्यू डेप, तो न्यू डेप हमने कितना निकाला था? 36,000 न्यू डेप। ये एक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको ऐसे लिखते हैं। कितना आता है? 5,84,000। कोई दिक्कत बच्चों? एक और तरीका है, आप दोनों बैलेंस शीट में जो दे रखी थी वैल्यू वो बताओ कितनी थी? 3,50,000 और 1,95,000। हाँ बोलो, वो जोड़ लो, कैलकुलेटर पे लो। 3,50,000 और 1,95,000 दोनों जोड़ लिया, प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना था? 45,000 माइनस एडिशनल डेट 6,000, करो कितना आता है? 5,84,000 आता है ना। तो ये भी एक तरीका है कि हम बैलेंस शीट से ही सेम संख्याएं उठा ले, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जोड़ दें और एडिशनल डेट घटा दें। तो मैं और करके एक बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को लिखा हुआ समझ में भी आ जाएगा। देखो, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है 3,50,000, बैलेंस शीट से ले रहे हैं, प्लस सब्सिडरी कंपनी का है 1,95,000, दोनों ही ओल्ड वैल्यू लिए, सही है। प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन
प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना था? 45,000 था क्या?